गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अगेन एक न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है इस सैनी फोकस ऑन एम यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। आज हम पुनः जीव जगत का जो टॉपिक चल रहा था उसे हम आगे फर्दर बढ़ाएंगे। और इसके पीछे लेक्चर में यानी कि प्रीवियस पार्ट में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? ग्रोथ यानी वृद्धि। वृद्धि एक सजीव का विशिष्ट लक्षण है या सामान्य लक्षण है। इसके बारे में हमने प्रीवियस पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 3 का 1 और 3 का 2 में पूरा डिटेल डिस्कस किया था और ये भी बताया था कि वृद्धि किस तरीके से सजीवों में भी होती है और निर्जीवों में भी होती है। यहाँ ये सारी बातें हमने प्रीवियस पार्ट में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया था। जिन्हें उन वीडियो को देखना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। आप वहां से बिल्कुल उन वीडियो को देख सकते हैं और अपने कोर्स को यानी अपने सिलेबस को विथ एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन आप टॉपिक को मैच करके पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? प्रजनन। प्रजनन देखेंगे कि प्रजनन क्या है और प्रजनन एक सजीव का सामान्य लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है या कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं और जो नीट की तैयारी करने वाले हैं या मेडिकल लाइन में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। आइए शुरू करते हैं। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रजनन क्या है? आप ध्यान से हमारी बातों को, माइंड को कंसंट्रेट करके सुनिएगा, जिससे हमारी हर टॉपिक बताए गए आपको आसानी से समझ में आ सके। उसके लिए आपको माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा और हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना पड़ेगा। सुनिए, प्रजनन क्या है? प्रजनन क्या है? सभी जीव, जितने भी प्रकार के जीव हैं, वह अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। आप ध्यान से देखिए, जितने प्रकार के जीव हैं उनकी प्रजातियां क्यों नहीं लुप्त हो जाती? क्यों नहीं लुप्त होती? उनके पीछे रीजन यही है कि वो प्रजनन करते हैं। वो मरने से पहले अपनी प्रजाति को बना देते हैं, जिससे वो मर जाते हैं, उनकी प्रजाति रह जाती है। ठीक समझ में आ गया होगा? जहाँ तक हमको हमारा आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मरने से पहले अपनी प्रजाति बना देते हैं और फिर उसके बाद वो जाति पुनः मरने से पहले अपनी जाति बना देती है। इस प्रकार यह पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रजाति निरंतर चलती रहती है और यह प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती रहती है। अच्छा सर, प्रजनन समझ में आ गया कि सभी सजीव अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं। क्लियर? अच्छा सर, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक जनन, जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है अलैंगिक जनन, जिसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सर ये मुझे बताइए, लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है? तो लैंगिक जनन क्या है? देखिए, लैंगिक जनन ऐसा जनन है जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है और दोनों जनकों के युग्मकों का जब संलयन होता है और संलयन की क्रिया होने के बाद निषेचन होता है और निषेचन होने के पश्चात युग्मनज बनता है और युग्मनज बनने के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण एक नवजात शिशु का रूप लेता है। यह प्रक्रिया एक लैंगिक जनन करने वाले जीवों में ही होती है। समझ में आ गया लैंगिक जनन क्या है? बिल्कुल। अब सर ये मुझे बताइए, अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन क्या है? ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनकों की? एक जनक की आवश्यकता होती है। इसमें 2 जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक जनन है, एक जनक रहेगा और वह अपनी प्रजाति को बना सकता है, उसमें इतना कैपेबिलिटी होती है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन समझ में आ गया? अच्छा, एक टॉपिक और लैंगिक जनन में
लैंगिक जनन जो है ये आप कैसे बताएंगे कि लैंगिक जनन में आनुवांशिक पदार्थों का परिवर्तन होता है। आनुवांशिक पदार्थों का परिवर्तन होता है जिसके कारण पृथ्वी पर जितने प्रकार की जीव जातियां हैं उनका कहीं ना कहीं फिंगरप्रिंट और उनका फेस बिल्कुल अलग होता है। उसके पीछे एक रीजन है कि लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थों का परिवर्तन होता है जिसके कारण उनकी फिंगरप्रिंट और फेस ये बदला रहता है। क्लियर? जबकि अलैंगिक जनन में आनुवांशिक पदार्थों का कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह होता है कि जिस तरीके से फोटोकॉपी किसी चीज का करवाते हैं डिक्टो जो एक रियल कॉपी में रहता है वही जरूरत करने के बाद डिक्टो वही चीज फोटोकॉपी वाले पेपर में आ जाता है, डिक्टो वही चीज। इसी प्रकार से अलैंगिक जनन में होता है। आनुवांशिक पदार्थों का कोई चेंज नहीं होता, हूबहू जैसा था वैसा कोई दूसरा एक प्रतिलिपि बनके दूसरे जीव का तैयार हो जाता है। लैंगिक जनन समझ में आ गया? अब हम देखते हैं अंतर क्या है एक लैंगिक जनन में और एक अलैंगिक जनन में। अंतर, लैंगिक जनन में क्या अंतर है और अलैंगिक जनन में क्या? लैंगिक जनन में अभी बता दिया कि इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। अच्छा, दो जनकों की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि एक जनक से एक युग्मक आएगा और एक जनक से एक युग्मक आएगा। जब दोनों युग्मक आके मिलेंगे तो वो क्रिया होगी क्या? जब मिलने की क्रिया को संलयन कहेंगे और जब उस मिल जाएंगे तो उस क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, और हिंदी में क्या कहते हैं? निषेचन। क्लियर? अभी जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगी तो क्या बनेगा? युग्मनज, और युग्मनज को क्या कहते हैं? जाइगोट इंग्लिश में। फिर ये जाइगोट बन जाएगा और ये जाइगोट के बाद क्या बनेगा? भ्रूण। इस युग्मनज में इतना क्षमता होती है कि एक भ्रूण में जो जो चीजें बननी चाहिए, उसका हाथ कितना होना चाहिए, उसका चेहरा यही होना चाहिए, उसका कान यही होना चाहिए, आंख यही होना चाहिए, हाँ, बाल सर पर ही होना चाहिए, माथा यहाँ होना चाहिए, नाक के पीछे होना चाहिए, ये सारा इंफॉर्मेशन युग्मनज के पास रहता है। युग्मनज के पास रहता है। ये युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है और ये भ्रूण एक नवजात शिशु का निर्माण करता है जिसे हम न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यू बॉर्न बेबी। और इस निषेचन में अभी हमने पहले बताया कि आनुवांशिक पदार्थों का परिवर्तन होता है, यानी कि चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इस जेनेटिक मटेरियल चेंज होने के कारण क्या होता है कि जितने प्रकार के जीव हैं जो लैंगिक जनन करते हैं उनकी क्या होती है? जितनी फेस, हर चीज फेस, यानी कहीं ना कहीं उनका व्यवहारिक या फिर फिजिकली आप देख लेंगे उनका कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखता है, परिवर्तन रहता है। एक आदमी दूसरा आदमी कभी मैच नहीं खाता। यही रीजन है कि हर एक का किसी का जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ बिल्कुल अलग होता है। आप कभी फॉरेंसिक साइंस का नाम आप सुने होंगे, जिसमें किसी भी कोई मतलब क्राइम करते हैं कोई लोग, तो क्राइम जब करते हैं तो वहाँ पे फॉरेंसिक जांच में जाती है, फॉरेंसिक जांच में जाती है। वहाँ की जब मतलब फॉरेंसिक जांच के टीम जब आती है तो जहाँ पे क्राइम हुआ रहता है वहाँ के कुछ ऐसे तत्वों को खोजा जाता है, जैसे हो गया बाल, ब्लड या वीर, ऐसी बहुत सारी चीजें गिर, ऐसी बहुत सारी चीजें वहाँ मिलती हैं और उसमें क्या पाया जाता है? आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक पदार्थ को जब ले जाके वहाँ पे फॉरेंसिक लैब में चेक किया जाता है तो उनका जेनेटिक मटेरियल भिन्न मिलता है, जिससे वो पता लगा लेते हैं कि ये, जिससे अपराधी पकड़ा जाता है। अगर जेनेटिक मटेरियल सबका सेम होगा तब तो अपराधी पकड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है। ये हो गया लैंगिक जनन में। अब देखते हैं अलैंगिक जनन में। इसमें दो जनक की आवश्यकता थी, इसमें एक जनक की आवश्यकता थी। इसमें एक जनक की आवश्यकता थी तो दो युग्मक बनेंगे नहीं, जिससे निषेचन होगा नहीं। अब निषेचन होगा नहीं तो इसमें युग्मनज बनेंगे नहीं, और युग्मनज बनेंगे नहीं तो इसमें भ्रूण का निर्माण होगा नहीं, यानी भ्रूण का निर्माण होगा ही नहीं। और ये भ्रूण का निर्माण जब नहीं होगा तो शिशु नहीं बनेगा। ठीक है? अब शिशु नहीं बनेगा, इसमें आनुवांशिक पदार्थों का परिवर्तन नहीं होता। जितने भी प्रकार के एक कोशिकीय जीव हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इत्यादि, ऐसे बहुत सारे जीवाणु हैं जिन्हें बैक्टीरिया इंग्लिश में कहते हैं, और विषाणु जिसे हम वायरस बोलते हैं इंग्लिश में। इनमें क्या होता है
कि आनुवांशिक पदार्थों का परिवर्तन होता ही नहीं है, चेंज नहीं होगा। जैसे था पहले में वैसे, जैसे पूर्व वाले एक जीव में था, वैसे जो आने वाला जनक बनता बिल्कुल एकदम जोरेक से बन जाता है। इस कारण क्या है, आनुवांशिक पदार्थों का परिवर्तन नहीं था। अच्छा सर, ये समझ में आ गया। अब ये सर, अब बात क्वेश्चन ये हमारा है कि क्या ये सजीव का एक विशिष्ट लक्षण है? लैंगिक जनन में सभी जीव कर रहे हैं, क्लियर, सभी जीव कर रहे हैं। हाँ सर, लेकिन फिर भी एक सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है, ये बताते हैं। एक सजीव का विशिष्ट लक्षण क्यों नहीं है, उसके पीछे का रीजन देखिए। हमने कहा कि सभी जीव प्रजनन करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, क्लियर, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के प्रजनन करते हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं, जो जीव तो हैं लेकिन वो प्रजनन की क्रिया संपन्न नहीं करते हैं, जिस कारण से हम यह कहेंगे कि यह सजीव का यानी कि प्रजनन सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं है, लेकिन यह एक सामान्य लक्षण है। ये तो कहेंगे, लेकिन विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी सजीव होते हैं जो सजीव होते हुए भी प्रजनन नहीं करते, प्रजनन की क्रिया नहीं दर्शाते हैं। उदाहरण बता दें आपको, खच्चर, हिन्नी, खच्चर को जैसे बोलते हैं इंग्लिश में म्यूल, और हिन्नी को हिन्नी ही बोलते हैं। अभी हम बताएंगे कि खच्चर कैसे बन जाता है और हिन्नी कैसे बन जाता है। लीगर, मधुमक्खी और बांध मानव, आपने बहुत सारे ऐसे समाज में नाम सुने होंगे कि बहुत सारी महिलाएं क्या होती हैं कि वो माएँ नहीं बन सकती हैं। उनके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन यही है कि उनमें क्या होता है, लैंगिक जनन का विकास नहीं होता। लैंगिक जनन का विकास नहीं होता, या फिर कहीं ना कहीं और, या उनके फलोपियन ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, या वेजाइना के कैविक्स में कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स रहती हैं जिनके कारण क्या है कि वो अपना प्रजनन क्रिया संपन्न नहीं करते, क्योंकि उसमें युग्मनज मिल नहीं पाते हैं, एक नर का और एक मादा का, जिस कारण से प्रजनन नहीं कर पाते। तो बात हमारी क्या है, सजीव ऐसे बहुत सारे सजीव हैं, मैंने बता दिया, खच्चर, हिन्नी, लीगर, मधुमक्खी, बाध्यमानव, बता दिए कि ये जीव होते हुए क्या है, प्रजनन नहीं दर्शा रहे हैं, क्लियर। अब हम आपको ये बताते हैं कि खच्चर यानी कि म्यूल कैसे बनता है और ये कैसे बन जाता है, तो ये प्रजनन क्रिया नहीं दर्शाता है। आइए दिखाते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, ले लिए, इरेज करते हैं। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन तो आप सबने नाम सुना होगा, है? ये दो टाइप का होता है, एक होता है क्या, समसूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में जब द्विगुणित कोशिका विभाजित होती है, तो इसमें जो इसमें द्विगुणित कोशिका जब विभाजित होती है, तो विभाजित हुई कोशिका में, विभाजित हुई जो कोशिका होती है, इन दोनों में जो जितना गुणसूत्र द्विगुणित कोशिकाओं में थी, उतना ही गुणसूत्र इन दोनों विभाजित हुए कोशिका उनमें भी आती है। यानी कि कोशिकाओं गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है, जिसके कारण सम माने क्या, समान। और द्विगुणित कोशिका से जब विभाजित हो रहा है, जो कोशिका विभाजित हो रही है, उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 2n है। इसमें कितनी थी, 2n थी, इसमें भी कितनी है, 2n आई, जिसके कारण इसे क्या कहेंगे, समसूत्री विभाजन। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या है, जब द्विगुणित कोशिका विभाजित होती है, तो इसमें क्या होता है, जब कोशिका विभाजित होती है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। ये समझ में आया कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है और सूत्री विभाजन में क्या होता है। समसूत्री विभाजन में द्विगुणित कोशिकाओं से विभाजित होने वाली कोशिकाओं, विभाजित जो होती है कोशिका, उसमें कोशिका गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, जबकि अर्ध गुणसूत्री विभाजन जिसमें होता है, उसमें जब द्विगुणित कोशिका विभाजित होती है, तो विभाजित होने के बाद उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है।
अच्छा सर, ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब आपको हम बताते हैं अब यहाँ देखिए, डंकी को ले लीजिए, गधा, जो क्या हो, मेल हो, और एक क्या हो, हॉर्स यानी घोड़ी जो फीमेल हो। क्लियर? जिसे हम एक मेल को बायोलॉजिकल टर्म में इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में दर्शाते हैं, और एक मादा को इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में दर्शाते हैं। आपने मेंडलीय नियम सुना होगा, या फिर क्लास 12th में आप सुनेंगे। फर्स्ट चैप्टर जेनेटिक चैप्टर एक है, जेनेटिक चैप्टर में मेंडलीय नियम, यानी कि जिसमें वो मटर के पौधे का क्रॉस कराते हैं मेंडल साहब, हैं, तो वो नियम यहाँ पे लागू होता है। उसमें क्या करते हैं कि दो पौधों को लिया और उन दोनों पौधों को आपस में क्रॉस करा दिया, और क्रॉस करने के बाद जो पौधा बनता है उसमें गुणसूत्र, उसमें वो नया पौधा बन जाता है। यही प्रक्रिया यहाँ एक म्यूल में हो रही है। डंकी को लिया जो मेल है, और हॉर्स को लिया जो एक फीमेल है। इन दोनों को आपस में क्या क्रॉस कराया गया, यानी कि इसका गुणसूत्र कितना है, 62, और इसका गुणसूत्र क्या है, हॉर्स का जो फीमेल है 64 है। अब इसमें क्या होगा, अभी हमने क्या बताया, कोश का विभाजन दो तरीके का होता है, एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। समसूत्री में बराबर कोश का गुणसूत्रों की संख्या समान होती है दोनों कोशिकाओं में, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या करीब आधा हो जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ये क्रिया संपन्न करेंगे। कौन? अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, तो इसका क्या होगा, 62 का आधा हो जाएगा कितना, 31, और 64 का आधा कितना हो जाएगा, 32। इन दोनों गुणसूत्रों को जब मिलाएंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, तो एक नए जीव का निर्माण होगा, जिसे क्या कहेंगे, खच्चर। क्या कहेंगे, खच्चर। इंग्लिश में जिसे बोलते हैं म्यूल। अब इन दोनों गुणसूत्रों को एक से 31 आया, और एक से क्या आया, 32 गुणसूत्र आए। इन दोनों गुणसूत्रों को जब मिलाएंगे तो जो खच्चर बना है जीव, एक टाइप का खच्चर जीव है, जो क्या बना, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 63 गुणसूत्र हो गए। अभी 63 गुणसूत्र हो गए, तो ये आधा, जब इसे फिर ये दूसरा जीव बनाने की कोशिश करेगा, तो फिर मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये 63 है, तो इसका आधा कितना होगा, 31.5 हो जाएगा। 31 पॉइंट आपने कभी सुना है ना, कि कोई गुणसूत्र है एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो रहा है तो दशमलव में जा रहा है, 2.5 गुणसूत्र दूसरे जीव में गया, 3.5 दूसरे जीव में। ऐसा कभी नाम सुने जो पॉइंट दशमलव में जाता है गुणसूत्र एक जीव से दूसरे जीव में? ऐसा नहीं जाता है। उसके पीछे क्या रीजन? अतः ये चीज हमें क्या बताना चाह रहा है कि जब आधा हो गया तो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ गई, जिससे इसमें जननांग वाले, जो जननांग को विकसित करने के लिए जो जीन, जो आनुवांशिक पदार्थ जिम्मेदार था, यानी कि रिस्पॉन्सिबल था, वो क्या हो गया, यहीं बढ़ के चला गया। वो आधा उधर चला गया तो वो आधा तो आएगा नहीं, तो बढ़ गया। जिसमें इसमें जननांग को विकसित करने के लिए आनुवांशिक पदार्थ के लिए जीन नहीं होंगे, जिससे आनुवांशिक पदार्थ जननांग विकसित नहीं होंगे। अतः यह म्यूल यानी कि खच्चर प्रजनन प्रक्रिया नहीं दर्शाएगा, एक सजीव होते हुए भी। इसी तरीके से हिन्नी भी बन जाती है। अगर हम यहाँ पे ये मेल है, ये फीमेल है, और यहाँ पे हम मेल ले लेंगे, इसे मेल ले लेंगे, और ये मेल है और इसे हम ले लेंगे फीमेल। क्या ले लेंगे? फीमेल। अब ये दोनों क्रिया, एक फीमेल लेंगे, उसका गुणसूत्र जितना रहेगा वो रख देंगे, और इसका गुणसूत्र जितना रहेगा, इन दोनों को जब आपस में क्रॉस कराएंगे तो खच्चर के बजाय क्या बनेगा, खच्चर ना बन के क्या बनेगा, हिन्नी बन जाएगा। क्या बनेगा? हिन्नी बन जाएगा। हिन्नी बन जाएगा। इसमें भी जननांग विकसित नहीं होते, क्योंकि वो जो जननांग को विकसित करने वाले आनुवांशिक पदार्थ हैं वो इसमें नहीं आ रहा है। ठीक इसी तरीके से लीगर होता है, एक शेरनी आएगा और एक बाघ आएगा जो नर रहेगा। इन दोनों को आपस में जब क्रॉस कराएंगे तो गुणसूत्रों की संख्या फिर वही विषम संख्या में आएगा, फिर वो इसमें जननांग विकसित करने के लिए जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं नहीं आ पाते हैं, जिससे क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ जो जननांगों को विकसित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं जीन, वो जीन नहीं आते हैं, जिसके कारण ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं हो पाता। यही क्रिया लीगर में भी हो रहा है, हिन्नी में भी हो रहा है, खच्चर में भी हो रहा है।
इसलिए ये जनन प्रजनन क्रिया नहीं दर्शाते हैं। क्लियर? अब हमारा लास्ट एक टॉपिक इसमें है मधुमक्खी। मधुमक्खी को बता दें, यही मेरा लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम यहीं पे इस क्लास को क्लोज करेंगे। क्या है मधुमक्खी? मधुमक्खी ये होते हैं 3 टाइप के। एक होता है ड्रोन, एक होता है ड्रोन, और एक होता है रानी मच्छी, रानी मक्खी, और एक होता है क्या श्रमिक, श्रमिक। क्लियर? ये दोनों, इन दोनों में जननांग विकसित होते हैं, और ये दोनों में जननांग विकसित होते हैं, जिसके कारण ये प्रजनन प्रक्रिया दर्शाते हैं। क्या दिखा? प्रजनन प्रक्रिया दर्शाते हैं। जबकि ये श्रमिक जो खचरा है ये ससुरा दर्शाता नहीं है, इसमें प्रजनन अंग विकसित नहीं होते, जिसके प्रजनन अंग विकसित नहीं होते, जिससे प्रजनन अंग नहीं दिखाता, इसलिए प्रजनन अंग नहीं विकसित होता, जिसके कारण ये क्या है, जब विकसित नहीं होगा तो ये प्रजनन क्रिया कैसे संपन्न करेगा। अब आप सर कहेंगे कि तो मानते हैं एक चीज कि ये जो प्रजनन अंग नहीं दर्शा रहा, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है, ये जो ड्रोन और रानी मच्छी है, रानी मक्खी है, तो मधुमक्खी है, ये क्या करती हैं, जब ये लार्वा जब इसका रहता है श्रमिक मधुमक्खी का, तो उस लार्वा को ये क्या रॉयल जेली नामक एक पदार्थ होता है, जिसे इन लार्वों को खिला देती है, जिससे क्या होता है, इनके जननांगों का विकास नहीं हो पाता है और ये प्रजनन क्रिया नहीं दर्शाते हैं। इसलिए एक श्रमिक मक्खी प्रजनन नहीं दर्शाती है, क्योंकि इसमें जननांग विकसित नहीं होते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि इसके लार्वा को रॉयल जेली नामक पदार्थों को खिला दिया जाता है। अब कौन खिलाता है? मानव नहीं खिलाता, यानी कि मनई नहीं खिलाते हैं। खिलाते कौन है? एक मधुमक्खी खिलाती है। ये रानी मक्खी और ड्रोन जो है यही खिला देते हैं, गधा का थोड़ी। क्यों करते हैं? क्योंकि ये सुरक्षा करते हैं, ये वर्कर का काम करते हैं, जितना प्रकार का काम धंधा करने का काम होता है ना, यही सब करते हैं। ये रानी मच्छी क्या करेगी? शहद को बनाने का काम करेगी, और ये क्या, इसके पीछे पीछे लगा रहेगा। ये रानी मच्छी बताएगी इस पुष्प पे बढ़िया सुगंधित पुष्प है, यहाँ से आप स्मेल को यानी कि सुगंध को प्राप्त करिए, और उस सुगंध को ये जाएगी बता देगी इस फूल में, आई से ड्रोन सब जाएंगे और वहाँ से सभी जितना सुगंध है उसे कलेक्ट करेंगे। कहाँ करेंगे? अपने मुंह में इकट्ठा करेंगे। हम सबके पास जैसे मुंह होता है ना, उसी प्रकार से इन सबका मुंह होता है, उसमें कलेक्ट करके और उसे ला के किस में रखते हैं? एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें रख देते हैं, जिससे मधु का निर्माण होता है। क्लियर? आज का ये टॉपिक ये सारा यहाँ खत्म हुआ। एक प्रजनन जो है एक सजीव का विशिष्ट लक्षण है, कैसे विशिष्ट लक्षण नहीं, ये चीजें हमने देखा, सामान्य लक्षण है, क्योंकि सजीव में भी पाया जा रहा हो, सजीव होते हुए बहुत सारे सजीव जो प्रजनन नहीं दर्शाते या कैपेबल नहीं होते। इसलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये सारी बातें आप सबको समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जो बच्चे 11th में हैं वो NCERT के बुक को खोलेंगे और वहाँ से रीड करेंगे, और यहाँ से ये पढ़ के आप यहाँ से 60 नोट एक तरीके से बना सकते हैं, जो आप एग्जाम के पीरियड आप क्विकली यानी कि तेजी के साथ फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं इसका क्वेश्चन भी MCQ टाइप का लाऊंगा। जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं भी एक नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं तैयारी करता हूँ, तो मैं एकदम नीट लेवल का तैयारी करता हूँ और उस लेवल का मैं कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ, बिल्कुल कराऊंगा, उसमें बेझिझक कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बशर्ते आप सब हमारा ये फीडबैक दीजिए, और ये हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा चैनल का नाम है शाइनिंग फोकस ऑन एम। ठीक है, थैंक यू सो मच।